दोस्तों, आज से हम हर लेक्चर से पहले 1 मिनट के लिए एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे की बात करेंगे। ये मंगल ग्रह की सतह है। हमें जो दिख रहा है वो सैंड ड्यून्स है। गहरे रंग की परछाइयाँ प्रकाश और अंधेरे के बीच नाटकीय कॉन्ट्रास्ट बनाती है। यह मंगल की सतह का हाई रिजोल्यूशन फोटो बहुत नज़दीकी से लिया गया है। 24 जनवरी 2014 को हाईराइज कैमरा द्वारा मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पर रिकॉर्ड किया गया है। यह सीन लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैला है। मार्स यानी कि लाल ग्रह से 250 किलोमीटर ऊपर एक दक्षिणी हाईलैंड्स क्रेटर में सैंड ड्यून्स फील्ड क्षेत्र में कैमरा नीचे की ओर देख रहा है। यह फोटो तब कैप्चर किया गया जब सूर्य स्थानीय क्षितिज से लगभग 5 डिग्री ऊपर था। केवल पूर्ण सूर्य के प्रकाश में सैंड ड्यून्स क्रेस्ट कैप्चर हो सकते हैं। सैंड ड्यून्स पर सीजनल कोल्ड बर्फ की चमकदार लकीरें हैं। मंगल ग्रह पर सबसे पुराने ऑपरेटिंग स्पेसक्राफ्ट में से एक मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को पृथ्वी से अपने प्रक्षेपण की 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। In this lecture, we are going to start third chapter of physics, that is motion in a plane. अब देखिए, मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर समझने के लिए दो बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है मोशन और दूसरी बात है प्लेन। चलिए चालू करते हैं समझना इस चैप्टर को विथ मोशन। आप सबको तो पता है कि मोशन क्या होती है। मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ वन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, पार्टिकल रहने दो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक वो डिस्प्लेस हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोशन। मोशन इज वेल नोन टू अस एंड देर इज़ नथिंग स्पेशल टू नो इन मोशन। बट कीप इन माइंड कि मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन होना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन हो सकती है, जैसे कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, या तो फिर अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व होती है। ये जो मोशन के टाइप्स है ये है सर्कुलर टाइप्स के मोशन। अब देखिए आगे जाके और कई सारे मोशंस के टाइप हम देख सकते हैं, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि हमारा जो क्लॉक होता है उस क्लॉक में पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होता रहता है, ये है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन। और भी कई टाइप्स है मोशन के, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, रोटरी मोशन है। ये बहुत सारे मोशन के टाइप से हम देखने वाले नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जो लिमिटेड केसेस है सिंगल प्लेन में मोशंस के, जिसमें आता है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप गाइज कि आपको मोशन क्या होती है और उसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं ये समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेन क्या होता है। अब देखिए, मोशन इन अ प्लेन, यहाँ पे दो चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मोशन तो देखा क्या होता है, अब हम देखेंगे कि प्लेन क्या होता है। अब देखिए, प्लेन ऐसा कोई भी सरफेस रहने दो जो सरफेस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता हो, उस सरफेस को हम कहते हैं प्लेन। अब देखिए, आपकी एक वॉल है, आप जिस रूम में है उस रूम की जो वॉल्स है वो वॉल्स भी हम प्लेन कहला सकते हैं। अब देखिए, ये जो प्लेन है वो फाइनाइट टाइप ऑफ प्लेन है। यदि ये जो एक कौन सी भी वॉल हो, वो वॉल चारों तरफ से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाए तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्लेन। तो प्लेन की डेफिनेशन ही ये है कि ऐसा कौन सा भी सरफेस जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सके, उस सरफेस को हम कहते हैं प्लेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 प्लेन्स दिखाए हैं, वो प्लेन्स है पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ पे मैंने 2 प्लेन्स दिखाए हैं, वो प्लेन्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए, आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं रूम में, वो प्लेन वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और आपके रूम की वॉल, ये दोनों प्लेन्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पोजीशन में है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और आपके ऊपर का जो रूफ है और आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं वो दोनों फ्लोर्स एक दूसरे के पैरेलल है। ये केस है पैरेलल प्लेन्स की। तो आई होप गाइस कि आपको प्लेन क्या है ये समझ में आ चुका होगा। अब हमें ये स्टडी करना है कि एक मोशन एक प्लेन में कैसे हो सकती है। तो देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो,
या तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ये तीनों भी मोशन स्टडी करते हैं एक प्लेन में, क्योंकि एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, ये तीनों में से कौन से भी मोशन में ये ऑब्जेक्ट जो है एक ही प्लेन में ट्रैवल करता है। आपको मैं और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। समझो एक बॉल है और ये बॉल हमने क्या किया, थ्रो किया एक दूसरे प्लेयर की तरफ। समझो दूसरा प्लेयर यहाँ था और ये बॉल यहाँ से फेंकने के बाद यहाँ चला गया। अब देखिए ये जो मोशन का टाइप है, हमने क्या किया, इनिशियली कुछ वेलोसिटी दी और एक पर्टिकुलर एंगल हमने क्या किया, उस बॉल को फेंका। तो ये बॉल ने क्या किया, एक सर्टेन हाइट तक गया, फिर वो नीचे नीचे आने लगा और आखिर में क्या हो गया, वो दूसरे प्लेयर के हाथ में चला गया। इसका मतलब क्या है, यदि हम ऊपर से देखेंगे इस मोशन को, इस बॉल की मोशन को, तो क्या होगा, एक लाइन में दिखेगी, बराबर है। मतलब ये बॉल इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ इस लाइन में ही ट्रैवल करेगा। हम क्या कहते हैं कि ये वर्टिकल प्लेन में मोशन है। दूसरा एग्जांपल स्टडी करते हैं हम। समझो एक लड़का है, वो यहाँ से इस ए पोजीशन से इस बी पोजीशन तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने क्या किया, बी की तरफ चलना चालू कर दिया। अब देखिए ये जो मोशन है, ये मोशन स्ट्रेट लाइन में है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने देखा कि वो दूसरा किसी भी डायरेक्शन में मुड़ा नहीं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एक ही प्लेन में है। इस वजह से हम इसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन इन अ प्लेन। ये हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन, ये हो गई रेक्टिलिनियर मोशन इन अ प्लेन। और एक बात मैं समझा देता हूँ आपको। आपके घर में जो फैन होता है, वो फैन कंसिडर करिए। समझो ये फैन है और ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, राइट। ये सर्कुलर मोशन में होता है। हम उसका कौन सा भी एक ब्लेड कंसिडर करें तो कौन सा भी एक ब्लेड क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। या तो फिर कौन से ब्लेड का एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करिए, वो पॉइंट क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आप उस ब्लेड को, तीनों भी ब्लेड को एक ऐसी पोजीशन से देखिए कि वो एक ही लाइन में दिखे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में है लेकिन एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। इस तरीके से हम तीनों भी टाइप्स ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकली के वो एक ही प्लेन में कैसे है। तो आई होप गाइज कि आपको मोशन क्या होती है, प्लेन क्या होता है, समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन जो होती है, सीधे वर्ड्स में यदि कहा जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन है मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, यदि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उस मोशन को कहेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया रेक्टिलिनियर मोशन का। आप अलग एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेन है, एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक ट्रैवल कर रही है। यदि ए स्टेशन है ए, दूसरा स्टेशन है बी और समझो यहाँ पे है तीसरा स्टेशन सी, तो देखिए ये ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बी से लेके सी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है, बी से लेके सी तक बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक हम कह नहीं सकते कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि उसने डायरेक्शन बदली। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये लाइन क्या दिखाती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ये जो होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट और ये होगा पाथ लेंथ। मतलब ये ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ये मिलेगी हमें टोटल पाथ लेंथ, और ये सी रहेगी डिस्प्लेसमेंट। हम आगे पढ़ने ही वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली, ये सब हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, और आई होप गाइज कि आपको पता चल गया होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होती है, और उसके बाद में हम देखेंगे इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। तो चालू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। समझो आप कौन सी भी एक सिटी में हो या तो फिर एक गांव में हो। समझो ए गांव है ए, आप
आपको समझो एक दूसरे गांव जाना है, समझो बी गांव को जाना है, और यहाँ पे लेकिन आप क्या करते हो, सीधे ए गांव से निकल के बी गांव तक पहुँचते नहीं हो, आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे दूसरे गांवों से होके जाना पड़ता है। समझो आप सबसे पहले गए सी इस गांव को, उसके बाद में आप गए डी इस गांव को, उसके बाद में आप गए ई गांव को, और आखिर में आप पहुंचे बी गांव को। अब देखिए यहाँ पे ये ए सी, ये सी डी, ये डी ई और आखिर में ये ई बी, इतना पाथ आपने कवर किया। मतलब आपकी पाथ लेंथ कितनी हुई, ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि मैं तो सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस मेजर करूंगा दो पॉइंट के बीच का। मतलब क्या है कि पाथ जो चूज किया है हमने ए इस गांव से निकल के बी इस गांव तक पहुंचने के लिए, उस पाथ का और मेरा कुछ भी रिलेशन है नहीं, मैं पाथ को कंसिडर नहीं करता। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब जब हम मेजर करते हैं वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ पे। इसका मतलब क्या होगा, ए पॉइंट से लेके सीधे बी पॉइंट तक हम एक लाइन निकालेंगे और ये जो डिस्टेंस होगा ए बी, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरो दिखाना पड़ेगा। मतलब ए से लेके बी तक इस डायरेक्शन में एक इतना ए बी इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ए बी बना मैग्नीट्यूड और ये बनी डायरेक्शन, तो मिलके बन गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइस डिस्प्लेसमेंट का। और पाथ लेंथ क्या कहता है कि जिस पाथ से वो ऑब्जेक्ट या तो फिर वो व्हीकल गुजरा, वो पाथ में कंसीडर करूंगा। अब देखिए हमने कौन सा पाथ ट्रेस किया है, ए से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक और ई से लेके बी तक, ये इतना पाथ हमने कवर किया है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पाथ लेंथ होगी वो होगी ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी, ये होगी हमारी पाथ लेंथ। और यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसने बहुत बार डायरेक्शन बदली है। ए सी एक अलग ही डायरेक्शन थी, सी डी एक अलग ही डायरेक्शन थी, डी ई उससे अलग डायरेक्शन थी, और सबसे आखिर की अलग ही डायरेक्शन थी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जो पाथ लेंथ बोलते हैं हम वो होती है स्केलर क्वांटिटी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। आई होप गाइज कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और पाथ लेंथ क्या होती है। जनरली हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x बार ऐसे डिनोट करते हैं और पाथ लेंथ को हम सिर्फ x बोलते हैं। पाथ लेंथ को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, डिस्टेंस। जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है उस व्हीकल ने या तो फिर उस ऑब्जेक्ट ने, उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके डायमेंशंस क्या हो गए गाइस, डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के हो या तो फिर पाथ लेंथ के हो वो तो सेम ही आने वाले हैं, लेकिन क्या होंगे वो एल एम टी, लेंथ मास और टाइम, उसके पावर्स हम रेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ ही है। लेंथ की पावर होगी 1, मास की पावर 0, टाइम की पावर 0, तो ये बन गए उसके डायमेंशंस। और यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट विल बी मीटर, राइट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी और स्पीड। अब देखिए गाइज, बुक में सीधा एवरेज वेलोसिटी बोला है और एवरेज स्पीड बोला है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे पहला कि वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद में देखेंगे स्पीड क्या होता है, बाद में जाके देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये देखेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। ये बात आपको पता होगी कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल केस कंसिडर करेंगे। समझो एक स्टूडेंट है, ये निकला अपने घर से, समझो ए उसका घर है और वो पहुंचा स्कूल में, और ये जो घर है उस स्टूडेंट का, समझो रेफरेंस पोजीशन से ये हम 0 मानते हैं, ये
y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। समझो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसकी x1 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी x2। देखिए ये x1 जो है हम ओरिजिन से मेजर करेंगे। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे ये xy एक्सिस और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ की है। ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट है समझो x1 और b की डिस्प्लेसमेंट है समझो x2। मतलब क्या था कि स्टूडेंट इनिशियली x1 पे था और फाइनली वो पहुंच गया x2 इतने डिस्प्लेसमेंट पे। अब देखिए ये इनिशियली टाइम t1, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम t1 लगेगा और t2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके मतलब पोजीशन A से लेके उस स्टूडेंट के घर से लेके उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x2, इनिशियल टाइम था t1, फाइनल टाइम है t2 और उसको कितना टाइम लगा उसके घर से लेके स्कूल तक पहुंचने के लिए t2 माइनस t1 इतना टाइम। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी की, x2 माइनस x1, x2 बार माइनस x1 बार, क्योंकि यहाँ पे उसका डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बन गई उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया उसका टाइम। ये वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का कुछ कनेक्शन होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी सीधे लिख देंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और एक तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ये हम सीधे तौर पे कैसे लिख सकते हैं, x2 बार माइनस x1 बार अपॉन t2 माइनस t1। ये होती है वेलोसिटी। आई होप गाइस कि आपको वेलोसिटी क्या होती है ये समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं स्पीड को। अब देखिए स्पीड जो है, ये टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था समझो x2 माइनस x1। यहाँ पे डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में x2 माइनस x1 है पाथ लेंथ। यदि वो स्टूडेंट पहले A पोजीशन से इधर B पोजीशन तक चला गया होता और B पोजीशन से लेके C पोजीशन तक, मतलब ये स्कूल है सपोज, तो पाथ लेंथ हम कौन सी लेते, ये प्लस ए, ये टोटल पाथ लेंथ लेते और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेते। टाइम तो कितना है t2 माइनस t1, ये बन गया स्पीड, राइट। अब और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको कि वेलोसिटी और स्पीड को हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ही क्यों बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक किसी पॉइंट को कंसिडर करें हम, उसके घर से लेके स्कूल तक जो वो स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है उसके बीच का कौन सा भी एक पॉइंट कंसिडर करो, तो वो उस पॉइंट पे इतनी ही वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर रहा होता। प्रैक्टिकली क्या होता रहता है कि ऑब्स्टैकल कितने हैं बीच में, उसको समझो एक फ्रेंड मिल गया उसका, वो थोड़े बहुत टाइम के लिए वहाँ पे रुक गया तो उसका स्पीड या तो फिर वेलोसिटी टोटली ज़ीरो हो जाएगी। फिर वो चलना चालू किया और उसको लगा कि हाँ हम लेट हो रहे हैं स्कूल जाने में, तो भागेगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपना स्पीड या तो फिर अपनी वेलोसिटी बीच में कम ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ही इज गेटिंग इन द वे। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बोलने का मतलब यही है कि हम क्या करते हैं कि दो पोजीशंस फिक्स करते हैं। ये दो पोजीशन फिक्स करके इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट या तो फिर पाथ लेंथ क्या है, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेंगे तो मिल जाएगी हमें वेलोसिटी, और टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यदि लेंगे हम तो मिल जाएगा स्पीड। लेकिन इस बार हम वेलोसिटी और स्पीड को ओनली स्पीड और वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हम आगे देखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देखिए ये जो मैंने लिखा v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, ये जो मतलब है डेल्टा का मतलब है चेंज इन समथिंग, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे तो मिलेगी मुझे एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए कौन से भी पॉइंट को लेके, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक
मतलब उसके घर से लेके उसके स्कूल तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, समझो एक बीच का पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये P, यहाँ पे उसका फ्रेंड मिल गया और यहाँ पे वो थोड़ी देर रुका, तो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ये इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वो दौड़ने लग रहा है क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर है और टाइम बहुत कम बचा है, यहाँ पे क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। समझो वो दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे वो आराम से चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब क्या है कि हर एक अलग अलग पोजीशन पे, इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है वो बदल रहा है। ये जो हर एक इंस्टेंट का वेलोसिटी और स्पीड होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम ये आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है। ओनली वेलोसिटी और ओनली स्पीड, इन दोनों में और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सीधे ये बोल सकते हैं कि हम ओनली स्पीड बता ही नहीं सकते, या तो फिर ओनली वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट की बता ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? एवरेज बता सकते हैं। हाँ, यहाँ से निकला, समझो पुणे से निकला और नागपुर पहुँचा, तो पुणे से लेके नागपुर तक डिस्टेंस है समझो 1000 किलोमीटर और टाइम लगा 10 आवर्स। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 आवर्स रखेंगे वहाँ पे, और हम एक एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या करेंगे? मेजर करेंगे। लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते कि वो इतने स्पीड से नागपुर चला गया पुणे से। हमें वहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? इतने एवरेज स्पीड से वो पुणे से लेके नागपुर तक चला गया। और यदि बीच में एक औरंगाबाद नाम का गांव लगता है, तो औरंगाबाद में उसका एग्जैक्ट स्पीड क्या था उस पोजीशन पे एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको यहाँ तक वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ओनली स्पीड क्या होता है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। और आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वहाँ पे हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वो पुणे से लेके नागपुर तक जा रहा है और औरंगाबाद में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, औरंगाबाद में उसका स्पीड क्या था, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बात तो क्लियर है, वेलोसिटी में डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी और स्पीड में डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और एक अलग एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। समझो आप टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं, टू व्हीलर पे ट्रैवल करते करते आपने आपके स्पीडोमीटर की तरफ देखा। समझो स्पीडोमीटर में दिखा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। ये चालू होता है 0 से, ये जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और समझो ये जाता है 100 तक। यहाँ पे आपका ये एरो रहेगा। इनिशियली यदि आप स्टेशनरी हो तो ये 0 दिखाएगा, और आप आपका स्पीड यदि बढ़ाते रहते हैं तो ये बढ़ता जाएगा। और राइट नाउ ये दिखा रहा है समझो 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? आई होप कि आपको इस समझ में आ चुका होगा कि ये जो है ये उस इंस्टेंट का स्पीड है। देखिए, आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते वक्त क्या होता है कि बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है या तो फिर सिग्नल लगता है, आपको रुकना पड़ता है। इस हिसाब से स्पीड आपका चेंज होता रहता है, और आप जिस इंस्टेंट पे उस स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो तो आपको उस इंस्टेंट का स्पीड दिखाई देता है। उस इंस्टेंट के स्पीड को आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन लगा दी जाए तो वो बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में दूसरा कुछ डिफरेंस है नहीं, वो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी या तो फिर स्पीड है। बस इतना फर्क होगा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगा। समझो वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 बार अपॉन t2 माइनस t1। इसको मैं सीधे तौर पे कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम गैप रहता है, यहाँ पे देखिए टाइम गैप है, टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक हम ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में जो टाइम गैप रहेगा वो क्या रहेगा? इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल टाइम गैप रहेगा। मतलब क्या? ये डेल्टा t जो है विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और इसका हम लिमिट लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी लिमिट डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए, ये जो है ये बन गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा
विदाउट डायरेक्शन, ये होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस की वेलोसिटी, और एक कौन सा भी इंस्टेंस लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उस इंस्टेंस में जो टाइम गैप होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम गैप होता है वो, और वो स्मॉल टाइम गैप के लिए जो कुछ भी वेलोसिटी रहेगी, एवरेज वेलोसिटी, वो बनेगी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी, और उसको सीधे तौर पे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप गाइज कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ये समझ में आ चुका होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है समझ में आ चुका होगा, और इसको हम बोलते हैं लिमिट। और ये पूरा जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब देखिए ये जो dx है इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड चैप्टर में कैलकुलस पार्ट में इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है कि ये डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। इसमें से डेरिवेटिव पार्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पूरा लिखा है मैंने, इसका मतलब ही यही होता है कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप गाइज कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए एक कार है समझो यहाँ पे पोजीशन ए पे, वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से बी पॉइंट की तरफ चली गई। इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है समझो 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से उसने चालू किया ट्रैवल करना और वो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस होगा या तो फिर पाथ लेंथ होगी, वो क्या होगी, पाथ लेंथ क्या होगी, इतनी होगी, मतलब ए बी, राइट। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में होगा ए बी, राइट। और यहां पे एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, यदि वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पे सेम होगा। लेकिन उसने यदि फर्दर ट्रैवल किया पॉइंट सी तक, तो अलग से ये पाथ लेंथ बढ़ गई बी सी, पाथ लेंथ क्या हो गई ए बी प्लस बी सी। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इट विल बी ए सी ओनली। ये डिस्प्लेसमेंट कैंसिल होके यहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगी ए सी। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज कम आती है पाथ लेंथ से। वो व्हीकल यदि एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। और यदि वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेफिनेटली कम होगी उसके पाथ लेंथ से। ये बात यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए और बी ये दोनों पोजीशंस इनिशियली कंसिडर करेंगे हम। ए और बी पोजीशन में उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल किया तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी विल बी ए बी बार अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ओके, समझो टाइम लगा t, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने, ये समझो टाइम t1 है, ये समझो टाइम t2 है। ए पॉइंट से लेके बी तक जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ए बी बार अपॉन टी। और स्पीड क्या रहेगा, स्पीड भी वही रहेगा ए बी अपॉन टी। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और ये स्पीड ये रहेगा सेम ही। लेकिन यदि हम फर्दर ये पाथ लेंथ कंसिडर करें तो क्या होगा, ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, ये टोटल पाथ लेंथ कंसिडर करेंगे हम स्पीड के केस में, और वेलोसिटी के केस में सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगा है। ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक ये टोटल टाइम कंसिडर करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन स्पीड के केस में हम टोटल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे और टाइम तो वही लगने वाला है। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड।
सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहा हो, उसका स्पीड यदि बदल रहा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने ट्रैवल किया 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ तक उसने स्पीड बढ़ाया 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे समझो वो रुका 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने अगेन उसका स्पीड बढ़ाया समझो 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से उसने 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया और इस पोजीशन पे पहुंचा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेलोसिटी है या तो फिर स्पीड है उसका, वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट मोशन में। इसका मतलब ये जो केस है रेक्टिलिनियर मोशन की, वो है नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, यदि उसने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड सेम ही आएगा, लेकिन यदि उसने अपनी डायरेक्शन बदली है तो एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली उसने डायरेक्शन नहीं बदली है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, नॉन यूनिफॉर्म रहने दो, यूनिफॉर्म मोशन रहने दो, तभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल आएगा पाथ लेंथ से, और उसने यदि अपनी डायरेक्शन बदली है तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा पाथ लेंथ से। आई होप गाइज कि आपको यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आ चुका होगा। इन दिस वे गाइज वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, एंड आई होप कि you understood this in a well manner. If you have any doubts, you can ask me in comment section below. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe this channel, and I will see you guys in the next one.